नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग पे। आप सभी के लिए हमने ये एक डेली की करंट अफेयर्स की नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम डेली करीब 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो अभी रिसेंट के करंट अफेयर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली है 2022 एंड 2023 का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा बीता है उसके लिए। तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई है 2022-23 के लिए। ये जो रिपोर्ट है आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, इसमें जो आरबीआई की वर्किंग एंड उसके जो फंक्शंस होते हैं अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक के उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। हिल्टन यंग कमेटी जो थी उसकी रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। स्टार्टिंग में जो आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस था वो कोलकाता में था, जिसको 1937 में परमानेंटली मूव कर दिया था मुंबई में। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है प्रेजेंट में वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। एंड जो हेडक्वार्टर होता है आरबीआई का वो होता है जहाँ पे जो गवर्नर होता है आरबीआई का वो बैठता है। और जो गवर्नर है आरबीआई का प्रेजेंट टाइम में वो है हमारे शक्तिकांत दास जी। ये 25th गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। शक्तिकांत दास जी 25th नंबर के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। एंड आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ was the first governor of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के 4 डिप्यूटी गवर्नर भी होते हैं गवर्नर के साथ में। एंड जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर्स, डिप्यूटी गवर्नर्स हैं आरबीआई के, वो हैं, एक हैं महेश कुमार जैन साहब, सेकंड नंबर पे हैं एमडी पात्रा, एक हैं एम राजेश्वर राव एंड एक हैं टी रविशंकर। ये 4 आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में। आपको इनके चारों के नाम याद होने चाहिए। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, एंड डिप्यूटी गवर्नर है महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। आरबीआई की जैसे ये एनुअल रिपोर्ट है, करीब ये 300+ पेजेस की रिपोर्ट है। जैसे जैसे इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आगे हम एमसीक्यू में इंक्लूड करेंगे। बट एक नई चीज़ है जो आरबीआई जो नया एक पेमेंट सिस्टम बनाना चाहता है हमारा। काफ़ी पेमेंट सिस्टम जो आप यूज़ भी करते होंगे, जैसे कि यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस पहले से चल रहे हैं हमारे कंट्री में। बट आरबीआई एक नया पेमेंट सिस्टम लाना चाहता है, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसका नाम इन्होंने रखा है लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये जो सिस्टम है पेमेंट का, ये जो सिस्टम होगा, जो कन्वेंशनल सिस्टम है जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, इन सब के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स वायर्ड नेटवर्क पे, जो कि एडवांस्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के द्वारा बैक किए जाते हैं। बट ये जो नया सिस्टम है हमारा LPSS, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसमें इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आरबीआई बनाएगा। जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है या वार लाइक सिचुएशन होती है, तो जिस टाइम पे ये जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल पेमेंट सिस्टम है ये अगर सही से काम ना कर रहे हों, तो कंट्री की इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शन करने होंगे, जो रिक्वायर्ड होंगे, उनके लिए आरबीआई एक नया सिस्टम ला रहा है, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। कब लॉन्च करेगा ये सारी चीज़ें अभी उन्होंने नहीं बताई हैं, बट आगे ये फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड आरबीआई ने इस जो सिस्टम आएगा इसको नाम भी दिया है बंकर। बंकर नाम दिया है इस सिस्टम को, क्योंकि ये नेचुरल कैलामिटी या वार लाइक सिचुएशन के लिए बनाया जाएगा। जैसे कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पेमेंट सिस्टम है आरटीजीएस एंड एनईएफटी, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
आरटीजीएस की अगर मैं बात करूं तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एग्जाम्स में एक्रोनियम के फॉर्म में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो आरटीजीएस स्टैंड करता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए। एंड जो मिनिमम अमाउंट होता है जो ट्रांजैक्ट कर सकते हैं आप आरटीजीएस के थ्रू, वो है 2 लाख रुपीज़। मिनिमम आप 2 लाख रुपीज़ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं आरटीजीएस के थ्रू, और इसमें कोई मैक्सिमम या अपर लिमिट नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं तो आरटीजीएस के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो है 2 लाख रुपीज़ एंड मैक्सिमम कोई सीलिंग नहीं है। आरटीजीएस जो है ये क्रेडिट पुश सिस्टम है। क्रेडिट पुश सिस्टम क्या होता है? जैसे कि किसी भी पेमेंट में कोई एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, तो जो सेंडर है वो ही ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर सकता है, रिसीवर ट्रांजैक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है। सेंडर इधर से पैसा भेजेगा, रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, तो ये पुश कर रहा है ट्रांजैक्शन को। तो आरटीजीएस इज ए क्रेडिट पुश सिस्टम। और जो आरटीजीएस हमारा ये 24/7 वर्क करता है। पहले ये 24/7 वर्क नहीं करता था, बट दिसंबर 14, 2022, दिसंबर 14, 2020, 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस 24/7 वर्क करता है। तो आरटीजीएस जो है ये भी 24/7 सिस्टम है। अब बात करते हैं एनईएफटी की। एनईएफटी स्टैंड करता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या खास बात है? इसमें ना तो कोई मिनिमम लिमिट है और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है। जैसे आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख लिमिट है, एनईएफटी में कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। बट अगर आप इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम का यूज़ करते हैं जो एनईएफटी के अंडर में आती है, तो उसमें लिमिट है 50,000 रुपये की। उसमें आप मैक्सिमम 50,000 रुपये तक ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। आरटीजीएस की तरह एनईएफटी भी क्रेडिट पुश सिस्टम ही है एंड ये भी 24/7 वर्क करता है। बट जैसे आरटीजीएस का नाम ही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो उसमें जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो रियल टाइम में रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। बट एनईएफटी में क्या होता है? एनईएफटी में बैचेज में पैसा ट्रांजैक्ट होता है। इसमें हाफ आवर्स के बैचेज होते हैं, तो पूरे दिन में 24 आवर्स में हो जाते हैं करीब टोटल 48 बैचेस। तो एनईएफटी में 48 बैचेस के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र होता है एंड ये भी 24/7 सिस्टम है। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, ऑपरेट्स इन बैचेस ऑन हाफ आवरली इंटरवल्स थ्रू आउट द डे। 24/7 चलते रहते हैं हाफ आवरली बैचेस के थ्रू। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, थ्राइविंग मेकिंग सिटीज़ ग्रीन रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन चेंजिंग क्लाइमेट। एक नई रिपोर्ट आई है, अभी पब्लिश हुई है रिसेंटली, थ्राइविंग मेकिंग सिटीज़ ग्रीन रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसको किसने पब्लिश किया है। ये जो रिपोर्ट दी गई है इसको पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया है इस रिपोर्ट को। एंड वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। एंड जैसे ऑप्शंस में और भी ऑर्गेनाइजेशन दी हुई हैं, इनके भी देख लेते हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है हमारा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। वर्ल्ड बैंक का हो गया वाशिंगटन डीसी। एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं एंड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। एंड जो वर्ल्ड बैंक है इसके टोटल मेंबर्स है 189। एंड जो वर्ल्ड बैंक बना था, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटेन वुड्स कमीशन हुई थी 1 जुलाई 1944 में। तो उसके तहत ये दोनों इंस्टीट्यूट बने थे हमारे, वर्ल्ड बैंक एंड IMF।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं 189 एंड IMF के मेंबर्स हैं 190। Which organization has introduced an AI chatbot named जुगलबंदी for rural India? रूरल इंडिया के लिए एक AI चैटबॉट बनाया है जुगलबंदी नाम का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जुगलबंदी नाम का AI चैटबॉट बनाया है। तो AI स्टैंड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैटबॉट बनाया है। ये चैटबॉट बनाया है हमारी माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने रूरल इंडिया के लिए ये AI चैटबॉट बनाया है जुगलबंदी नाम से, और ये व्हाट्सएप के थ्रू इसको लोगों तक पहुंचाएंगे। एंड ये जो चैटबॉट है इसको डेवलप्ड किया है AI फॉर भारत ने IIT मद्रास के साथ मिलकर। इंट्रोड्यूस किया है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, एंड इसको डेवलप किया है AI फॉर भारत ने मिलकर IIT मद्रास के साथ। एज पर द न्यूज़, एशियाज लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट विल गेट ओपन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? अभी रिसेंटली न्यूज़ के अकॉर्डिंग भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट किस शहर में ओपन किया जाएगा? तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट ओपन होगा मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में एशिया का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट ओपन होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वर्ल्ड थैलासीमिया डे के लिए। विश्व थैलेसीमिया दिवस के लिए हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ल्ड थैलासीमिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 8th ऑफ मई। जो ये दिवस है वर्ल्ड थैलासीमिया डे, ये 8 मई को मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड थैलासीमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, जो थैलेसीमिया है ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। एंड ये जो ब्लड डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है वो हीमोग्लोबिन को बनाना बंद कर देती है। हीमोग्लोबिन बॉडी में बनना बंद हो जाता है, जिससे जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कमज़ोर होकर डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय होने लगती हैं इस बीमारी में। यानी वर्ल्ड थैलासीमिया डे मनाते हैं हम हर साल 8 मई को। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला कौन सा स्टेट बना है? तो ये जो स्टेट है भारत का, ये बना है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का पहला स्टेट बना है जो चिल्ड्रंस के लिए हेल्थ कार्ड बनाएगा। और एक पायलट बेसिस पे यूपी में एक स्कीम चलाई गई है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया है, जो कि लखनऊ में स्टार्ट किया गया है। एंड इस प्रोग्राम के तहत ही बच्चों के हेल्थ कार्ड्स बनाए जाएंगे। एंड ऐसा करके उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है इन इंडिया टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। एंड यूपी की हम बात करें तो यूपी की कैपिटल हमारी लखनऊ में है, जहाँ पे ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया है। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। एंड यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। रिसेंटली द फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेट अप इन विच प्लेस? भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इंडिया का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ओपन किया गया है, ये ओपन किया गया है चंडीगढ़ में। जो हमारी यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, वहाँ पे एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडिया ओपन किया गया है। और ये जो चंडीगढ़ है ये यूनियन टेरिटरी है, यूटी है भारत का।
टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, उनमें से एक है चंडीगढ़। और जो हमारे स्टेट हैं हरियाणा एंड पंजाब, उनकी कैपिटल भी है चंडीगढ़। और जो चंडीगढ़ है ये एक प्लान्ड सिटी है, जिसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे ले कॉर्बुसियर। ले कॉर्बुसियर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ सिटी। और जो हमारा एयरफोर्स है, एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। ऑन 8 अक्टूबर वी सेलिब्रेट एयरफोर्स डे एनुअली। विनीत जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। विनीत जोशी किस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं? तो विनीत जोशी अभी चीफ सेक्रेटरी बने हैं मणिपुर के। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी बने हैं विनीत जोशी। हु हैज़ वॉन द मियामी ग्रांड प्रिक्स 2023। जो अभी मियामी ग्रांड प्रिक्स 2023 हुई मई मंथ में, इसको किसने जीता है? तो इसको जो F1 रेसर हैं मैक्स वर्स्टेपेन, मैक्स वर्स्टेपेन हैज़ वॉन द मियामी ग्रांड प्रिक्स 2023। या आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। एंड आप इनकी जो जर्सी पे रेड बुल लिखा हुआ है, ये रेड बुल की तरफ से खेलते हैं। तो मियामी ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने, एंड ये रेड बुल की तरफ से खेलते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी हैज़ बीन अवार्डेड द 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। एंड यूपी की एक बहुत फेमस स्कीम चलती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर आप यूपी से हैं तो आपको अपने ज़िले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो भी आपका फेमस है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वो आपको पता होना चाहिए। एंड इसी के तर्ज पे इन्होंने एक स्कीम और स्टार्ट की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। तो आपके डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट का एक कोई स्पोर्ट्स भी फेमस होगा। एयर विस्तारा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू ऑपरेट अ कमर्शियल डोमेस्टिक फ्लाइट ऑन ए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। विस्तारा इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड विच एयरलाइंस। जो एयर विस्तारा एयरलाइंस है उसने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज़ करके पहली बार कमर्शियल डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेट की है वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो विस्तारा एयरलाइंस है ये किस किस कंपनी का जॉइंट वेंचर है। तो जो एयर विस्तारा है ये जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स का एंड सिंगापुर एयरलाइंस का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, एयर विस्तारा इज जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस। ये सिंगापुर एयरलाइंस एंड टाटा सन्स दोनों का जॉइंट वेंचर है एयर विस्तारा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रैक्टिस मॉक।